हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है इससे पहले हमने पढ़ लिया है ना। लैंथेनाइड संकुचन न केवल लैंथेनाइडों के रसायन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, अपितु लैंथेनाइड के बाद आने वाले तत्व हाफनियम से लेकर Hg मरकरी तक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लैंथेनाइड संकुचन के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नानुसार है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, लैंथेनाइड श्रेणी में आने वाले तत्व ही प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि उसके बाद आने वाले तत्व भी इस संकुचन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। पहला है ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण। देखो, किसी तत्व या आयन का रासायनिक गुण परमाणु या आयन के आकार पर निर्भर करता है। कोई तत्व अम्ल है कि क्षार है, वो किस पर निर्भर करता है, वो उसके आयन पर, उसके परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। परमाणु या आयनिक त्रिज्या के अधिक मान होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की सुगमता क्या होती है, अधिक होती है। कोई परमाणु बड़ा है और एक परमाणु छोटा है, मतलब एक परमाणु की आयनिक त्रिज्या बड़ी है, दूसरे की क्या है, छोटी है। पहले परमाणु का आयनिक या परमाणु त्रिज्या अधिक है, छोटे की क्या है, दूसरे की क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका परमाणु का आकार छोटा है। तो यहाँ पे नाभिक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रबलता से बंधे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी थोड़ी अधिक है, परमाणु त्रिज्या अधिक है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम रूप से क्या करेगा, बांधे रहेगा। तो अगर किसी परमाणु की परमाणु या आयनिक त्रिज्या अधिक है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, है ना। अगर किसी परमाणु की परमाणु या आयनिक त्रिज्या अधिक है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। लुईस ने बताया था कि वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या कहलाएंगे, दाता। मतलब वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या कहलाएंगे, क्षारीय। और वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। तो इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी वो ज़्यादा क्षारीय, और जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होगी वो कम क्षारीय। अगर परमाणु त्रिज्या अधिक है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी। अगर परमाणु त्रिज्या कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक, मतलब जिसकी परमाणु त्रिज्या का मान अधिक है वो अधिक क्षारीय, और जिसकी परमाणु त्रिज्या का मान कम है वो कम क्षारीय। परमाणु या आयनिक त्रिज्या के अधिक मान होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की सुगमता अधिक होती है। किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की सुगमता उसके क्षारीयता को व्यक्त करता है, लुईस धारणा के अनुसार। ठीक, आयनिक त्रिज्या में कमी के साथ क्षारीयता भी क्या होती है, घटती जाती है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड इस संकुचन के कारण श्रेणी में अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उसका परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है ना, जिससे उनकी क्षारीयता भी क्या होती है, घटती जाती है। तो ये है पहला प्रभाव आपका ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण। लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार लैंथेनियम से ल्यूटियम तक क्या होता है, घटता जाता है। बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता जाता है, जिससे लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड में Ln3+ आयन तथा OH आयनों के मध्य सहसंयोजी गुण बढ़ता जाता है। अतः LaOH3 क्या है, अधिक क्षारीय है क्योंकि ये शुरुआत में आता है, जबकि LuOH3 कम क्षारीय है क्योंकि ये अंत में आता है। इसी प्रकार लैंथेनाइड ऑक्साइड Al2O3 की क्षारीयता Ln तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ती जाएगी Aln2, मतलब जो लैंथेनाइड ऑक्साइड होते हैं उनकी क्षारीयता क्या होती है, कम होती जाती है। तो इस तरीके से लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड पर निम्न प्रभाव पड़ता है। दूसरा है लैंथेनाइडों का कठिन पृथक्करण। तत्वों के रासायनिक गुण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कारक पर अधिक निर्भर करते हैं।
तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इन कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला है बाह्यतम या संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, तीसरा है आकार से संबंधित गुण जैसे कि आयनन ऊर्जाएं। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो उस पर निर्भर करता है कि उसके बाह्यतम कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी परमाणु व उसकी आयनिक त्रिज्याएं कितनी हैं, उसकी आयनन ऊर्जा कैसी है। इन सभी पर किसी भी तत्व के रासायनिक गुण क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। तो इस तरह से किसी भी तत्व का रासायनिक गुण इन कारकों पर क्या होता है, निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए, लैंथेनाइड संकुचन के कारण सभी 4a ब्लॉक के तत्व के आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के कारण सभी 4a ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका आकार क्या होता है, समान होता है। देखो, लैंथेनाइड श्रेणी में जो जो तत्व आते हैं, जो लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक, उनका ना परमाणु का आकार लगभग समान होता है। क्यों समान होता है? इस लैंथेनाइड संकुचन के कारण। परमाणु का आकार समान है किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। तो वहाँ पे परमाणु या फिर जो तत्व होते हैं उनके गुण में भी तो समानता होगी, है ना। तत्वों का आकार क्या है, लगभग समान है ना। ज़्यादा ना तो बढ़ रहा है ना ज़्यादा कम हो रहा है, किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। तो अगर परमाणु तत्वों का आकार समान है तो उनके गुणों में भी क्या होगी, समानता होगी। बस थोड़ी मोड़ी भिन्नता होगी या फिर थोड़ा मोड़ा इनके तत्वों के आकार में अंतर होगा। तो इसी कारण इनमें कुछ कुछ हल्की हल्की भिन्नता दिखाई देती है। तो इसी कारण इनका पृथक्करण क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। लैंथेनाइड तत्व में लैंथेनाइड संकुचन के कारण उनका परमाणु का आकार लगभग समान होता है ना। परमाणु का आकार या फिर तत्वों का आकार लगभग समान होने के कारण इनमें भिन्नता क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती है। लैंथेनाइड तत्वों के गुण आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इस कारण इनका पृथक्करण भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से लैंथेनाइडों का पृथक्करण क्या होता है, कठिन होता है। किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। और तीसरा प्रभाव है आपका संक्रमण तत्वों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के एक ही समूह के तत्वों के आकार में समानता। संक्रमण तत्व की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के एक ही समूह के तत्वों के आकार में समानता, इसको समझते हैं। जैसे ये आपकी आवर्त सारणी है ना। पहला समूह है, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो जो संक्रमण तत्व की शुरुआत तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह तक होती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो, समूह में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समूह में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं। किसी भी समूह की बात कर लो, तीसरे चौथे किसी में भी, प्रथम संक्रमण समूह से, ये प्रथम संक्रमण समूह है, प्रथम संक्रमण समूह से द्वितीय संक्रमण समूह में जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। लेकिन द्वितीय संक्रमण समूह से तृतीय संक्रमण समूह में जाते हैं तो परमाणु का आकार लगभग क्या होता है, बराबर रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे चौथे समूह में भी देख सकते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी से दूसरे में जाते हैं, मतलब टाइटेनियम से जिरकोनियम में जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। लेकिन जिरकोनियम से हाफनियम में जाने पर परमाणु का आकार नहीं बढ़ता है। वही स्थिति आगे के पूरे सभी संक्रमण तत्वों में देखी जाती है। तो इसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन के कारण किसी भी समूह में जाने पर परमाणु का आकार नहीं बढ़ पाता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु का आकार तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु के आकार के क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। प्रथम से जाने पर द्वितीय संक्रमण श्रेणी का आकार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे से हम लोग तीसरे संक्रमण श्रेणी में जा रहे हैं तो परमाणु का आकार नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच के तत्व में लैंथेनाइड संकुचन पाया जा रहा है। इसका प्रभाव पूरे इस संक्रमण श्रेणी पर क्या हो रहा है, संक्रमण तत्व पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है। तो इसी कारण जब हम लोग संक्रमण तत्व में द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाते हैं तो परमाणु का आकार समान रहता है। उसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के बारे में पढ़ा। पहला है ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण, दूसरा है लैंथेनाइडों का कठिन पृथक्करण और तीसरा है संक्रमण तत्व के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के समूह के
तत्व के आकार में समानता। संक्रमण तत्व की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के, मतलब संक्रमण श्रेणी के बारे में बोला जा रहा है, एक ही समूह के तत्वों के आकार में क्या होती है, समानता होती है। एक ही समूह में, अगर संक्रमण श्रेणी में एक ही समूह में जाए तो परमाणु का तत्वों का आकार क्या होता है, बढ़ता नहीं है। किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ठीक, अब देखते हैं लैंथेनाइड के उपयोग। लैंथेनाइडों के क्या क्या उपयोग है? मिश्र धातु बनाने में लैंथेनाइडों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें मिश्र धातु में 95% लैंथेनाइड, जैसे कि सीरियम हो गया, लेडियम हो गया, लैंथेनम हो गया, इनका 5% और आयरन तथा अल्प मात्रा में एल्युमिनियम, कैल्शियम, इन सभी का 5% प्रयोग किया जाता है। तो मिश्र धातु बनाने में 90 से 95% लैंथेनाइड और बाकी कुछ अल्प मात्रा में दूसरे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होते हैं, इस तरीके से मिश्र धातु बनाते हैं, वो स्वतः ही ज्वलनशील होते हैं, अर्थात रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करते हैं। अतः लाइटर का चकमक, ड्रेसर बुलेट व ज्वाला देने वाले टैंक आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। गैस लैंप, मेंटल बनाने में सीरियम व थोरियम के ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। सीरियम के ऑक्साइड में ऊष्मा एवं पराबैंगनी किरणों से अप्रभावित होने का गुण होता है। सीरियम के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें ऊष्मा एवं पराबैंगनी किरणों से अप्रभावित होने का गुण होता है, अतः चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है। जेट इंजन पार्ट्स बनाने में 30% मिश्र धातु, 1% जिरकोनियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जेट इंजन की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में 30% मिश्र धातु व 1% जिरकोनियम युक्त मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यह लैंथेनाइडों के आपके उपयोग, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद है एक्टिनाइड। तो आवर्त सारणी में एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 के बाद थोरियम से परमाणु क्रमांक 103 मतलब लॉरेंसियम तक की कुल 14 तत्व एक्टिनाइड या एक्टिनन्स कहलाते हैं। इन तत्वों में प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन N-2 मुख्य कोष के 4f उपकोष में प्रवेश करता है। लैंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन थे 4f में प्रवेश कर रहे थे, एक्टिनाइड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे किस में प्रवेश करेंगे, 5f में करेंगे। ठीक, इस प्रकार ये लैंथेनाइड तत्वों के समान होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में क्रमशः प्रवेश करता है, जबकि लैंथेनाइडों में 4f उपकोष में भरता है। अतः ये F ब्लॉक के तत्व हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाला 14 तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण एक्टिनियम से क्या होते हैं, मिलते होते हैं। तो इस तरीके से एक्टिनाइड तत्व होते हैं। एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं उनका भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, एक्टिनियम पर निर्भर करता है। एक्टिनियम पर निर्भर करता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 89। एक्टिनाइड जो श्रेणी होती है उसमें कितने तत्व आते हैं, 14 तत्व आते हैं। ठीक, जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 5f उपकोष में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड को द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। जिस तरीके से लैंथेनाइड को प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी कहते थे, उसी तरीके से एक्टिनाइड जो होगा उसे द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी कहेंगे। ठीक, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में केवल थोरियम और प्रोटोएक्टिनियम एवं यूरेनियम ही प्रकृति में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के नीचे में, सबसे नीचे में आपका एक्टिनाइड श्रेणी है। तो एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम हो गया, प्रोटैक्टिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये प्रकृति में आपको मिलेंगे। लेकिन बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये तत्व तो आपको प्रकृति में नहीं मिलेंगे, ये मानव निर्मित तत्व है। ठीक है, तो यूरेनियम के बाद वाले तत्व क्या होते हैं, प्रकृति में हमें नहीं मिल पाते हैं। तो हाँ, यूरेनियम के बाद वाले तत्व प्रकृति में हमें नहीं मिल पाते हैं, वो संश्लेषित अथवा मानव निर्मित होते हैं। तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को हम लोग ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को क्या कहेंगे, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहेंगे। ठीक, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक्टिनाइड तत्व के बाह्य 3 कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं तथा आने वाला इलेक्ट्रॉन N-2 कोष के 5f उपकोष में प्रवेशित होता है। एक्टिनियम 89 में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में ना होकर 6d उपकोष में पाया जाता है। एक्टिनियम जो होता है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है 5f में नहीं जाता है, बल्कि किस में जाता है, 6d में जाता है।
उसके बाद थोरियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन ये भी 6d उपकोष में प्रवेश करता है, जिसमें 6d उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद नेपच्यूनियम तक केवल एक इलेक्ट्रॉन 6d में व शेष 5f में जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिनेट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो एक्टिनियम में ना, एक्टिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है, 1s2 2s2 2p6। इसको नोट कीजिए। एक्टिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5d10 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p6 और 7s2 और उसके बाद 7s के बाद ये आता है आपका। तो यहाँ पे देखिए एक्टिनियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है F ब्लॉक में ना जा कर के D ब्लॉक में जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। एक्टिनियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन 7s के बाद किस में जाना चाहिए, 5f में जाना चाहिए। 7s के बाद इलेक्ट्रॉन को 5f में जाना चाहिए, लेकिन 5f में ना जा कर के कहाँ चला जाता है, 6d में चला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका एक्टिनियम है। तो यहाँ पे देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन 7s2 के बाद क्या होना चाहिए, 5f होना चाहिए, लेकिन 5f ना होकर के क्या आ जाता है, यहाँ पे 6d आ जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो इसके बाद एक्टिनियम के बाद आता है आपका थोरियम। थोरियम का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो थोरियम में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 6d में प्रवेश करता है। थोरियम में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 6d में प्रवेश करता है। देखो 7s2 के बाद आएगा 6d1, लेकिन हाँ 7s2 के बाद आएगा आपका 6d1। तो यहाँ पे क्या होता है, थोरियम का 2 इलेक्ट्रॉन 6d में चला जाता है। अब देखते हैं प्रोटैक्टिनियम को, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 91। 1s2 हो जाएगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, उसके बाद होगा 4d10 5p6 6s2 4f14, उसके बाद 5d10, उसके बाद 6p6, उसके बाद 7s2। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, उसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका 6d में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा। उसके बाद जो आपका आता है 5f उसमें जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे 91 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक, थोरियम यहाँ पे 91 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, तो ये 5f2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5f में रिपल्स करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा, साथ में ही 7s को रिपल्स करेगा और सामने में आ जाएगा। मतलब इधर का तो सेम रहेगा, 6p तक सेम रहेगा। 6p के बाद क्या होगा, 5f रिपल्स करेगा और सामने आ जाएगा। उसी तरीके से 6d में भी रिपल्स करने की क्षमता होती है। ये भी 7s को रिपल्स कर देगा, पीछे छोड़ देगा और यहाँ पे आ जाएगा। उसके पश्चात 7s लास्ट में इस तरीके से बच जाता है। इसी कारण आप यहाँ पे देखिए बुक में दिया है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऐसा दिया है 5f पहले, उसके बाद 6d, लेकिन उसके बाद 7s, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता है। तो इस कारण इसको ऐसे लिखा जाता है क्योंकि 5f 5d में रिपल्सन करने की क्षमता होती है। 5f में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो 5f क्या कर देता है, 6d को रिपल्स कर देता है, स्वयं सामने आ जाता है, और 6d भी 7s को रिपल्स करके स्वयं यहाँ पे पीछे सेकेंड नंबर पे आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखा जाता है। 4f में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद 6d में होगा। तो इस तरीके से प्रोटैक्टिनियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके अलावा यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भरते जाएंगे। नेपच्यूनियम में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, उसके बाद इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक,
यहाँ पे देखिए एक्टिनाइड स्टडी में थोरियम से लेकर नेपच्यूनियन तक, एक्टिनाइड स्टडी में थोरियम से लेकर नेपच्यूनियन तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें 6d और 5f, 6d और 5f जो कोष होते हैं उनकी ऊर्जा में क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है। थोरियम से लेकर नेपच्यूनियन तक जो तत्व होते हैं उनमें 6d और 5f जो कोष होते हैं उनकी ऊर्जा में क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके 6d या फिर 4f में भरे जा सकते हैं, किसी में भी, या फिर दोनों ही कोष में भरे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा में अंतर क्या होता है, कम होता है। 5f और 6d की ऊर्जा में अंतर कम होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन दोनों में या फिर किसी भी एक कोष में भरे जाएंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, नेपच्यूनियन से नीचे आते हैं, तो जो 5f होती है उसकी ऊर्जा, 5f की ऊर्जा 6d से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे नीचे आते हैं तो 5f की जो ऊर्जा होती है वो 6d से क्या होती है, कम होती जाती है, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग विविधता है बहुत। एक्टिनियम में क्या है, थोरियम में क्या है, इसको आपको बनाकर देखना पड़ेगा। ठीक, अगर इस एक्टिनाइड स्टडी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, मतलब संयोजी कोष के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो वो क्या होता है, 5f 0 से लेकर 40 तक के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6d में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 7s2। जैसे कि 5f में 0 से लेकर 40 तक के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6d में 0 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या होता है आपका 5f 6d हो गया, उसके बाद 7s2। ये है एक्टिनाइड स्टडी के संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस तरीके से होगा। परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं एक्टिनाइड के सामान्य गुणों के बारे में। जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं ये सभी तत्व चांदी के समान सफ़ेद होते हैं। इनमें गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। इनके गलनांक संक्रमण तत्वों की तुलना में कम होते हैं। जो संक्रमण धातु होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, उनकी तुलना में जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक में कौन से तत्व, एक्टिनाइड स्टडी के तत्व, तो इनका जो गलनांक है संक्रमण तत्व की तुलना में कम होता है। ठीक, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तो एक्टिनियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, +3 होती है। एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं, एक्टिनाइड स्टडी में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ये तत्व जो होते हैं +4, +5, +6 एवं +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इनमें +7 ऑक्सीकरण अवस्था केवल नेपच्यूनियन का और प्लूटोनियम में पाई जाती है। यहाँ पे देखते हैं, अगर एक्टिनाइड स्टडी के ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। केवल यहाँ पे नेपच्यूनियन और प्लूटोनियम में +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। यहाँ पे अधिकांश एक्टिनाइड जो होते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं। इसलिए यह ऑक्सीकरण अवस्था इस स्टडी के लिए सामान्य एवं महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था है। कौन सी, +3 ऑक्सीकरण अवस्था इस स्टडी के जो तत्व होते हैं उनके लिए क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, इन तीनों के लिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, +3। ये क्या होते हैं, +4, +5, ये निम्न तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था बना सकते हैं। ठीक, तो थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती है। तो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक, अगर बात करें एक्टिनाइड स्टडी के तत्वों की रेडियो सक्रियता की, तो ये सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। ट्रांसयूरेनिक तत्वों के अर्ध आयुकाल कम होने के कारण ये प्रकृति में लंबे समय से नहीं पाए जाते हैं। मतलब एक्टिनाइड स्टडी में जितने तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं। एक आयनिक त्रिज्या की बात करें तो थोरियम से लेकर क्यूरियम तक जाने पर त्रिधनात्मक आयन तथा चतुर्धनात्मक आयनों की त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। थोरियम से लेकर क्यूरियम, ठीक है, ये क्या है, क्यूरियम तक जाने पर, क्यूरियम है जिसका परमाणु क्रमांक है 96 और थोरियम का कितना होता है
90 होता है। ठीक, तो थ्योरियम से लेकर क्यूरियम तक जाने पर त्रिधनात्मक आयन M3+ चार्ज तथा चतुर्धनात्मक आयन M4+ चार्ज आयनों की त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। आयनों की त्रिज्या में होने वाली इस क्रमिक कमी लैंथेनाइड के समान एक्टिनाइड संकुचन के कारण होती है। यहाँ पर भी एक्टिनाइड संकुचन काम करता है। इसी कारण जब हम लोग थ्योरियम से क्यूरियम तक जाते हैं तो त्रिधनात्मक आयन और चतुर्धनात्मक जो आयन होती हैं उनकी आयनिक त्रिज्याएं क्या होती जाती है, कम होती जाती हैं। ये है थोरियम से लेकर क्यूरियम तक क्या होती है, कम होती जाती है। एक्टिनाइड संकुचन का कारण भी वही है, परिरक्षण प्रभाव का कम होना। 5F में परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, परमाणु है नाभिक पे आवेश बढ़ रहे हैं और साथ में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन न बढ़ करके बाह्यतम कोष के 2 कोष पहले में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, मतलब 5s में। एक्टिनाइड श्रेणी में क्या होता है, जैसे जैसे नाभिक पर चार्ज बढ़ते जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्य कोष में न बढ़ करके 5F उपकोष में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तथा साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4F में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका परिरक्षण प्रभाव बढ़ नहीं पाता है। उनका परिरक्षण प्रभाव वैसे का वैसे होता है। इस कारण जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आयन होते हैं वो बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं और परमाणु या फिर आयन का आकार छोटा हो जाता है। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, इसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। एक बार फिर से, जैसे जैसे परमाणु का आकार जैसे जैसे तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोष में न बढ़ करके 2 कोष पहले मतलब 5F उपकोष में बढ़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, उनका परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ पाता है। इनका परिरक्षण प्रभाव वैसे का वैसे होता है, जिसके कारण नाभिक जो होते हैं बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं और इनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसे हम लोग एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। तो ये है आपका एक्टिनाइड संकुचन, और एक्टिनाइड संकुचन का कारण है परिरक्षण प्रभाव। 5F आवेश 5F में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कम परिरक्षण प्रभाव या फिर उनका परिरक्षण प्रभाव का नगण्य होना। उसके बाद है रंगीन आयन। तो जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो 2 या अधिक 4F इलेक्ट्रॉन युक्त एक्टिनाइड के धन आयन, 2 या अधिक 4F इलेक्ट्रॉन युक्त एक्टिनाइड के धन आयन M3+ या M4+। यहाँ पे M3+ इसलिए दर्शाया जा रहा है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दिए हैं, तो इसी कारण M3+ है। और M4+ मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दिए हैं, इसी कारण यहाँ पे 4+ है। तो क्रिस्टलीय तथा जलीय विलयन में दोनों में ही ये रंगीन होते हैं। 2 या अधिक 4F इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे देखिए 2 या अधिक 4F, 2 या अधिक 5F इलेक्ट्रॉन युक्त एक्टिनाइड जो होते हैं उनके धन आयन, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे M3+ चार्ज आएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के दे रहे हैं तो यहाँ पे M4+ चार्ज आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म एक्टिनाइड के जो धन आयन होते हैं वो क्रिस्टलीय में या फिर जलीय विलयन में क्या होते हैं, दोनों में ही रंगीन होते हैं। दोनों में कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अगर जिनके 5F में 0 से लेकर 1 तथा 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके 5F उपकोष में 0 से लेकर 7 तक के इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में होंगे, तो वो क्या होंगे, रंगीन होंगे। जैसे कि आपका है यूरेनियम 4+ चार्ज दर्शाता है। यूरेनियम देखो, अभी मैंने बताया था थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, इन सब की जो होती है थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, इनकी +3 आक्षिक अवस्था स्थायी नहीं होती है, +4 +5 अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। तो जो यूरेनियम होती है उसकी +4 आक्षिक अवस्था ज़्यादा स्थायी है। यूरेनियम की +4 आक्षिक अवस्था ज़्यादा स्थायी है, इसी कारण ये 5F का 3 इलेक्ट्रॉन और D का 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देगा, तो इसके कारण यूरेनियम में 4+ आक्षिक अवस्था आ जाएगा, है ना।
इस तरीके से इनकी आक्षेप अवस्था आ जाएगी। तो यहाँ पे जो यूरेनियम 4+ चार्ज दर्शाता है वो हरा रंग का होता है। अगर ये 3+ चार्ज दर्शा रहा है तो वो कौन से कलर का होगा? ये आपका हरा है और ये आपका लाल है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इनकी रंग की बात करें तो एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं उनके रंग की बात करें तो 5F में 0 से लेकर 7 तक के इलेक्ट्रॉन रखने वाले कुछ तत्व, 5F में 0 से लेकर 7 तक के इलेक्ट्रॉन रखने वाले तत्व जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। बाकी कुछ तत्व क्या करते हैं, M3+ चार्ज और M4+ चार्ज दर्शाते हैं। मतलब अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो M3+ चार्ज दर्शाएंगे। अगर यहाँ से 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये M4+ चार्ज दर्शाएंगे। देखो, अगर यहाँ से मान लेते हैं यूरेनियम से आपका यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या है आपका? यूरेनियम में क्या बचा है? 5F में 0 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उसके बाद 6D में भी 0 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7S में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। उसी तरह से कुछ और तत्व होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं प्रोटैक्टिनियम को देखें तो प्रोटैक्टिनियम से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकला है प्रोटैक्टिनियम में? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण प्रोटैक्टिनियम में अब 5F 6D और 7S में 2 इलेक्ट्रॉन बस बचे हैं। तो यहाँ पे भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देते हैं और रंगीन प्रवृत्ति रखते हैं। एक बार फिर से, 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त 5F जो कोष होते हैं उनमें M3+ चार्ज तथा M4+ चार्ज जो बनाते हैं, जो तत्व M3+ चार्ज और M4+ चार्ज बनाते हैं उनके क्रिस्टलीय तथा जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? रंगीन होता है। उनका क्रिस्टलीय और जलीय विलयन कैसा होगा? रंगीन होगा। तो इस तरीके से इनकी रंगीन प्रवृत्ति होती है। देखते हैं चुंबकीय गुण। ऐसे एक्टिनाइड धन आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। देखो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपका कक्षा क्या है? पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनुचुंबकीय कहलाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं किसी भी कोष में F में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, F में टोटल कितने कक्षा होते हैं? 7। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका ये वाला कोष क्या है? भरा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ये वाला जो कोई भी तत्व होगा, मान लेते हैं A तत्व है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अनुचुंबकीय कहलाएगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। अगर इसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सभी कोष में इलेक्ट्रॉन क्या है? भरे हुए हैं, नहीं है, सभी कोष में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 F ब्लॉक में 14 के 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो ये आपका प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे एक्टिनाइड धन आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्मित हो, भरे हुए हों, प्रतिचुंबकीय होंगे, तथा ऐसे धन आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं। उसके बाद है रासायनिक क्रियाशीलता। तो एक्टिनाइड अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं, विशेषकर जब ये सूक्ष्म विभाजित अवस्था में होती हैं। जल के साथ गर्म किए जाने पर ये ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एक्टिनाइड जो होते हैं उनको जल के साथ गर्म किया जाए तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं। ये सामान्य ताप पर अनेक धातु से क्रिया करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्लोराइड्स बनाते हैं। यद्यपि ये संक्रमण धातु के समान ही नाइट्रिक अम्ल में भी धीरे धीरे क्रिया करते हैं, क्योंकि धातु ऑक्साइड का प्रारंभिक निर्माण धातु की सतह पर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है। तो अगर एक्टिनाइड की रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ये गर्म जल के साथ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई उसकी रासायनिक क्रियाशीलता। उसके बाद है एक्टिनाइड के उपयोग।
तो क्या होता है, थोरियम पहला उपयोग है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम नाभिकीय रिएक्टर में बहुत उपयोगी होते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया देते हैं जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन एवं नाभिकीय बम बनाने में प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है, यहाँ पे जो आपके एक्टिनाइड स्टडी में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन में सहयोग देते हैं और हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम, विभिन्न प्रकार के बम बनाने में ये क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। उसके बाद है दूसरा, थोरियम के ऑक्साइड का उपयोग गैस मेंटल बनाने में किया जाता है। आगे है, थोरियम लवणों का उपयोग चिकित्सा में कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। जो थोरियम होता है, थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यूरेनियम एवं इसके लवणों का उपयोग कांच उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। यूरेनियम एवं इसके कुछ और लवण होते हैं जिसका उपयोग हम लोग कांच उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, सिरेमिक उद्योग में करते हैं। प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में तथा परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किसका उपयोग, प्लूटोनियम का। तो इस तरीके से यहाँ पे एंटीनाइड स्टडी का उपयोग है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में बम बनाने में किया जाता है। थोरियम लवण का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। यूरेनियम इसके लवण का उपयोग कांच उद्योग में, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये हो गया एक्टिनाइड स्टडी के उपयोग।